बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 21, होप की मृत्यु 1937। बाढ़ के पानी के कारण विलियम ब्रनम 3 दुख भरे दिनों तक एक छोटे से टापू पर ही फंसा रह गया। ज्यादातर समय वे अपने आप को बुरे ही कल्पना करके सताता ही रहा। यह तस्वीर सोच सोचकर कि उसकी पत्नी और बच्चे नदी में उल्टे मुंह तैर रहे हैं, किसी झाड़ी में फंसे हुए कहीं। इस किस्म के विचारों ने तो उसके प्राणों को ही चीर कर निकाल डाला था। वेदना में वह अपने स्वामी से प्रार्थना में सहायता मांगता रहा, पर चाहे कितनी गहन वह प्रार्थना करता, वह प्रभु में तसल्ली प्राप्त ना कर सका। ऐसा प्रतीत होता था जैसे खुदा ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली थी और उसके सुनने से ही इनकार कर दिया था। हर बार जब बिल ने प्रार्थना की, उसके विचार बहक कर उन पेंटिकोस्टल लोगों की ओर ही चले जाते थे जिनसे उसकी मुलाकात मिशवाका में हुई थी। क्या वे वाकई में दूसरे चर्चों से धोकर बाहर निकाला हुआ कचरा थे, या फिर उन्होंने उन चर्चों को छोड़ा था क्योंकि उन्हें कुछ वास्तविक मिल गया था? घंटों के बाद घंटों तक अपने इस टापू रूपी कैद खाने में बैठे बैठे बिल के पास बहुत समय था यह सोचने के लिए कि वे भावुक पेंटिकोस्टल लोग वाकई में कचरा थे या नहीं, और यह कि उसे अपनी सास की सम्मति को पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर मानना चाहिए था या नहीं। उसकी अकेली कैद के दूसरे दिन बारिश आखिरकार रुक गई। बादलों की परत पतली हो गई और कुछ कुछ समय बाद सूरज भी दिखने लगा। एक हवाई जहाज ने उसे देख लिया और उसके लिए कुछ भोजन गिरा दिया। तीसरे दिन हवाएं भी शांत हो गई और बिल ने फिर से पार निकलने की कोशिश करने का फैसला किया। वह किसी तरह से अपनी नाव को एक और मील आगे तक ले जा पाया, उस बाढ़ग्रस्त जलधारा में, एक छोटे से कस्बे तक जिसका नाम है पोर्ट फुलटन, जो एक ऐसी पर्याप्त उच्च स्तरीय भूमि पर बसा हुआ था कि लहरें केवल दरवाजे की सीढ़ियों की कुछ पायदानों तक ही पहुंच पाई थी। वह पोर्ट फुलटन में 7 दिनों तक रहा, बाढ़ के पानी के घटने और बहाव के धीमे पड़ने का बेसब्री से इंतजार करते हुए। आखिरकार वह और अधिक इंतजार ना कर सका। उसने दूसरे किनारे पहुंचने का एक और प्रयास किया और इस बार वह पहुंच गया। अपनी नाव को एक पेड़ से बांधकर वह चार्ल्स टाउन के रास्ते हवाई पर पैदल ही चल निकला। जब वह शहर की हद में पहुंचा तो वह हर एक जो दिखाई देता उससे उस ट्रेन के बारे में पूछने लगा जो बाढ़ के द्वारा पटरी बह जाने से ठीक पहले जेफरसनविल से आई थी। जिससे उसने पूछा, किसी के पास उस विषय में कोई उत्तर ना मिला। निराशपूर्ण हालत में बिली रेलगाड़ी के स्टेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ चला। एक कार उसके पास आई और रुक गई। अरे बिली ब्रैनम, तुम्हें चार्ल्स टाउन कौन सी चीज ले आई है? वह कर्नल हेयर्स थे, जो एक पुराने पारिवारिक मित्र थे। जब बिल ने अपनी दुर्दशा बताई, कर्नल हेयर्स ने कहा, अंदर आ जाओ बिली, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें ढूंढने में। जल्दी ही वे रेल रोड के डिस्पैचिंग कार्यालय के दरवाजे में खड़े थे। बिल ने कंपकपाती हुई हालत में पूछा, 10 दिन पहले जिस रात को जेफरसनविल में तटबंध टूटे थे, क्या कोई ट्रेन मध्य रात्रि के लगभग वहां से आई थी? उसमें शायद जानवरों को लादने वाले डिब्बे लगे थे, लेकिन उन डिब्बों में लोग भरे हुए थे, बीमार लोग। उस ट्रेन को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, डिस्पेंचर ने कहा। वह तो पटरियों के बह जाने से पहले निकल आने वाली आखिरी ट्रेन थी। बिल को चैन की लहर आती महसूस हुई। उन लोगों का क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। मैं बता नहीं सकता, ट्रेन यहाँ तो रुकी ही नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पहुँची है, लेकिन वह इंजन चालक जो उसे चला रहा था थोड़ी ही देर में आने वाला है, यही बने रहना। इंजन चालक ज्यादा मददगार था, एक माँ 2 छोटे बच्चों के साथ। हाँ, मुझे वह मामला याद है। वे सभी बहुत बीमार थे। हमने उन्हें कोलंबस इंडियाना में उतारा था। जवान, तुम वहां पर पहुंच नहीं सकते हो। बाढ़ के पानी ने कोलंबस की सभी ट्रेनों को बंद कर रखा है और सड़कें भी बंद हैं। जब बिल और कर्नल स्टेशन से बाहर निकल कर आए, बिल चिंता के कारण बहुत बेचैन हो रहा था। अपने हाथों को मलते हुए और उंगलियों को चटकाते हुए कर्नल हेयर्स ने स्थिरता भरा हाथ बिल के कंधे पर रखा और बोले, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं बिली। मैं एक रास्ता जानता हूं, पीछे वाली सड़कों से जो ऊंची भूमि पर चलता है। मुझे यकीन है कि वह पानी से बचकर निकलता होगा।
तो फिर चलिए। कोलंबस इंडियाना उत्तर की ओर और 50 मील आगे था। वे सांझ के समय वहां पहुंचे और जल्दी ही एक बैप्टिस्ट चर्च के विषय में जान गए, जो एक अस्थायी अस्पताल के बदल दिया गया था, जो सारे घायल और बीमार बाढ़ पीड़ितों को रखने के लिए था। जब वे गाड़ी से उस इमारत के सामने पहुंचे, बिल दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ गया। एक बार में 3 फांता हुआ। श्रोता कक्ष लोगों से भरा हुआ था। सारी बैठने वाली बेंचें दीवारें के सहारे लगी हुई थी और सब अब सेना वाली चारपाइयों की कई एक कतारें फर्श पर लगी थी। उस बड़े कक्ष में शोर और गड़बड़ी का माहौल था। लोग बीच की जगहों में चल फिर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, बीमार कराह रहे थे और खांस रहे थे। बिल पागलों की तरह चिल्ला रहा था, होप होप, तुम कहाँ हो? चेहरे उसकी ओर घूम गए। बिल को कोई परवाह नहीं थी। वह चारपाइयों के बीच दौड़ रहा था, उस एक चेहरे को ढूंढते हुए जो उसके लिए किसी भी और चीज से ज्यादा महत्व रखता था। होप, तुम कहाँ हो प्रिय? पीछे कमरे के अंत की ओर बिल को एक पतला सा कमजोर हाथ ऊपर हवा में उठा दिखाई पड़ा। वह चारपाइयों की पंक्ति के बीच दौड़ गया जब तक कि उसके बिस्तर के पास ही न पहुंच गया। अपनी प्यारी पत्नी व पहली निगाह पड़ते ही वह अंदर तक हिल गया। प्यारे खुदा, दया करें, उसने सोचा। होप की त्वचा ऐसी सफेद मालूम पड़ी जैसे रुई। उसकी बाहें इतनी पतली दिख रही थी, उसके कम से कम 25 पाउंड कम हो गए होंगे। उसकी आंखें उसके सिर में अंदर तक धंस गई थी और उसके गालों में इतने गहरे गड्ढे हो गए कि उसके चेहरे की हड्डियां उभर आई थी। होप ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और कमजोरी के साथ मुस्कुराई। बिल, मुझे खेद है कि मैं ऐसी दिखाई पड़ रही हूँ। बिल अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसे बाहों में भर लिया। अपनी आवाज को स्थिर बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए वह बोला, प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक दिख रही हो। मुझे दुख है कि तुम इतनी बीमार हो। बिली, पॉल और शेरोन कहाँ हैं? कोई व्यक्ति उन्हें वहां पर एक कमरे में ले गया है। वे मुझको उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। एक हाथ ने बिल के कंधे को छुआ। क्या आप रेवरेंड ब्रैनम हैं? हाँ, मैं यहाँ पर डॉक्टरों में से एक हूँ। क्या मैं कुछ मिनट आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जैसे ही वे होप के सुन पाने की दूरी से आगे आए, डॉक्टर ने कहा, रेवरेंड ब्रैनम, मुझे आपको यह बताने में खेद महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी पत्नी को बढ़कर ट्यूबरक्युलर निमोनिया विकसित हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब इसको कुछ भी रोक सकता है। डॉक्टर के वाक्य बिल को ऐसे महसूस हुए जैसे कि एक शल्य चिकित्सा के चाकू ने बिल का सीना चीरकर खोल दिया हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा तो उसे बचा सकते हैं। अच्छा, यह सच हो सकता है, लेकिन जहाँ तक चिकित्सा विज्ञान की बात है, वह समाप्त हो चुकी है। उनके लिए हम कुछ भी और नहीं कर सकते हैं। मैं आपके बच्चे की भी देखभाल कर रहा हूँ। आपका लड़का तो काफ़ी अच्छी हालत में है, लेकिन आपकी नन्ही बच्ची निमोनिया के कारण बहुत बीमार है। आप एक खुशकिस्मत आदमी होंगे यदि वह बच जाए तो। बिल सुबकने लगा, ओ खुदा, दया करें। अपनी पत्नी के सामने यूं न टूटे, डॉक्टर ने उलाहना दी। यह उसके लिए चीज़ों को और मुश्किल ही बनाएगा। वह नहीं जानती कि वह मर रही है। बिल को अपनी वेदना से लड़कर वापस निरंतर में लाना पड़ा। मैं उसे और बच्चों को वापस जेफरसनविल कब ले जा सकता हूँ? जैसे ही सड़कें खुल जाएं। वापस होप की चारपाई के पास पहुंचकर बिल ने कहा, प्रिय, डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें बस कुछ ही दिनों में घर ले जा सकता हूँ। वहाँ हम लोग डॉक्टर सैम अडायर को ले आएंगे तुम्हारा उपचार करने के लिए। होप के पतले होठ हल्के से ऊपर की ओर एक दयनीय सी मुस्कुराहट में मुड़ गए। ये अच्छा होगा बिल। हो सकता है कि खुदा तरस खाए और मुझे जी लेने दे। अपनी आवाज को संतुलित बनाए रखने में संघर्ष करते हुए बिल ने कहा, मेरे पूरे हृदय के साथ मुझे आशा है कि वे ऐसा ही करेंगे। 5 महीनों तक होप अस्पताल में ही रही, जेफरसनविल में। डॉक्टर सैम अडायर ने डॉक्टरी के अपने काले बैग में बंद हर एक युक्ति इस्तेमाल कर ली कि उसे धीरे धीरे उसकी गिरती हालत से उभार लाने की कोशिश में किसी चीज से मदद न मिली। जब होप की खांसी में खून भी आने लगा, तब तो बिल चिंता में बहुत बेचैन हो गया। डॉक्टर अडायर के पास उसे तसल्ली देने के लिए ज्यादा कुछ करने को बचा ही न था, सिवाय इसके कि उसे समझाए कि क्या हो रहा था। जिस ट्यूबरक्युलोसिस बैसिली ने उसके फेफड़ों को संक्रमित कर रखा था, उसने उसके फेफड़ों के
ब्रोंखियल जाल के अंदर लहू धमनियों का वार पार खा लिया है, वहीं से खून आ रहा है। डॉक, क्या कुछ और नहीं है जिसको हम कोशिश करके देख सकें? मैं बहुत व्याकुल हूँ। मैं एक डॉक्टर मिलर को जानता हूँ जो लुईविल में सैनिटोरियम में कार्यरत हैं। उनके पास टीबी के साथ काफ़ी लंबा अनुभव मौजूद है। हो सकता है कि उनके पास कुछ सुझाव हों। मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। डॉक्टर मिलर होप की जांच करने के लिए नदी के इस पार आए, अपनी राय देने से पहले। बीमारी तो बहुत बढ़ गई है। एकमात्र चीज़ जो इस अवस्था में काम कर सकती है वह है कृत्रिम न्यूमोथोरेक्स। बिल परेशान हो गया। यह न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? न्यूमो का अर्थ है फेफड़े और थोरेक्स का अर्थ होता है सीने वाला वह हिस्सा जिसके अंदर हृदय और फेफड़े बंद होते हैं। न्यूमोथोरेक्स एक ऐसी हालत में होती है जहां हवा या गैस फेफड़ों और सीने की दीवार के बीच भर जाती है, जिससे वह हिस्से में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़े सिकुड़कर बंद हो जाते हैं। यह अपने आप ही होता है। कुछ सांस की फुफ्फुस बीमारियों में यह अक्सर बहुत बुरी चीज़ होती है। कृत्रिम न्यूमोथोरेक्स में हम एक फेफड़े को उद्देश्यपूर्ण रीति से सिकोड़कर बंद कर देते हैं। चूंकि ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अस्तित्व में बने रहने के लिए। यदि हम एक बार में एक फेफड़े को सिकोड़ के बंद करें तो कभी कभी उस कीड़े का दम घोंटकर हम उसे ख़त्म कर लेने में सफल हो जाते हैं। यह तो असरदार मालूम पड़ता है। इसमें क्या क्या करना होता है? इसमें हम पसलियों के बीच में सीने के अंदर की जगह में एक सुई को घुसाते हैं। फिर हम नपे हुए मात्रा में हवा प्रवेश कराते हैं, एक बार में एक फेफड़े की पूरी तरह सिकोड़कर। धीमे धीमे फेफड़े इस हवा को सोख लेते हैं। हमें कुछ कुछ समय अंतराल पर और मात्रा में हवा प्रवेश करानी होती है पूरी इलाज की प्रक्रिया के दौरान। अब बिल उतना निश्चित नहीं था। इसमें तो खतरा मालूम पड़ता है। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता कि यह काम कर ही जाएगा, डॉक्टर मिलेल ने दुख्त स्वर में कहा। बिल ने होप से इस विषय में बात की और वह जोखिम उठाने को तैयार हो गई। जेफरसनविल वाले अस्पताल में न्यूमोथोरेक्स की मशीन नहीं थी, बिल ने पैसे उधार लेकर लुईविल में एक अस्पताल से एक मशीन किराए पर मंगवाई। वह होप के हाथ को थामे रहा जबकि डॉक्टरों ने उसके एक पहलू को सुन कर दिया और उसकी पसलियां और सीने की जगह के बीच एक सुई प्रवेश कराई। पूरी प्रक्रिया के दौरान होप अपने होठों को काटती और बिल के हाथों को जोर से दबाए रखी हुई थी। उसे बुरी तरह तकलीफ हो रही थी। जब डॉक्टर मिलर ने काम पूरा कर लिया, बिल को होप की उंगलियां अपने हाथ पर से पकड़कर सीधी करनी पड़ी थी। इलाज के पश्चात डॉक्टर मिलर दोनों फेफड़ों का एक्सरे निकलवाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें बहुत ध्यान से जांचा और फिर बिल को एक परामर्श लेने वाले कमरे में बुलाया। रेवरेंड ब्रैनम, मुझे डर है कि हम असफल हो गए हैं। आपकी पत्नी के फेफड़े पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। पूरे संसार में अब कुछ और नहीं है जो अब हम उसके लिए कर सकें। सर्वशक्तिमान खुदा उन्हें बुला ही रहे हैं। मुझे डर है कि अब वे कुछ ही दिन और जीवित रह पाएगी। किसी भी अभिव्यक्ति से कहीं परे टूट चुका बिल वापस होप के कमरे में आ गया। वह बहुत फीकी और नाजुक दिख रही थी, जैसे कि एक बड़ी सी चीनी गुड़िया उसके बिस्तर पर पड़ी हो। वह उससे कितना प्यार करता था, उसके बिना वह क्या करेगा। और बच्चे, बिली पॉल तो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है और शैरोन रोज मुश्किल से ही 9 महीने की थी। वे माँ के बगैर क्या करेंगे? होप ने पूछा, क्या उस डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बताया? बिल ने सिर झुका लिया। मुझसे मत पूछो प्रिय, मुझे अभी काम पर जाना है, लेकिन मैं हर बार कुछ घंटों के बाद आकर तुम्हें देखता रहूंगा। उसे उसके पास से हटने के ख्याल तक से नफरत हो रही थी, लेकिन वह सैकड़ों डॉलरों के कर्ज में आ गया था पिछले कुछ महीनों के दौरान चिकित्सीय खर्चों में, और उसे लगातार काम करते रहने की जरूरत थी उन्हें चुकाने के लिए। गुरुवार जुलाई 22 को बिल 30 मील उत्तर में स्कॉट्सबर्ग इंडियाना के पास गश्त पर था, जबकि वह संदेश जिसका डर था आखिरकार उसके रेडियो पर आ ही गया। विलियम ब्रनम के लिए पुकार है, तुम्हारी पत्नी मर रही है। यदि तुम उसे जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें इसी समय आना होगा।
बिल ने अपना ट्रक सड़क के किनारे लगाकर रोका और बाहर निकल आया। अपनी बंदूक की बेल्ट खोलकर उसने सीट पर डाल दी, फिर अपनी टोपी उतारी और सड़क के किनारे घुटनों के बल झुक गया। खुदा के आगे अपने सिर को झुकाकर उसने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैंने वह सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था। आप जानते हैं कि आप अपने सेवक के प्राण को ही फाड़कर निकाल रहे हैं, परंतु शायद मैंने भी आपके प्राण को चीरा था जब मैंने आपके बजाय अपनी सास की सुनी थी। मैंने पहले आपसे यह कह दिया है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु, कृपया होप को मरने मत दीजिएगा जब तक कि मैं कम से कम एक बार उससे मिल न लूँ। वापस अपनी सीट पर चढ़कर उसने अपना सायरन चालू कर लिया और उतनी तेजी से अपना ट्रक अस्पताल की ओर दौड़ा दिया जितनी तेजी वह चल सकता था। सीढ़ियों पर और फिर सामने के द्वार में से वह दौड़ता हुआ अंदर गया। उसने देखा सैम अडायर हॉल में चलते हुए उसी की ओर आ रहा है। डॉक्टर अडायर ने बिल पर जैसे एक निगाह डाली, उसने सिर झुकाया और बगल के एक दरवाजे से अंदर चला गया ताकि उसका सामना न करना पड़े। बिल हॉल में दौड़ कर गया और दरवाजे को खोल दिया। सैम ने अपनी बांह उसके ऊपर रखी और सहानुभूति के साथ दुग्ध स्वर में बोला, बिली बॉय, मुझे बताओ डॉग, क्या वे अभी भी जीवित है? मैं सोचता हूँ कि वे है बिली, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। डॉग, मेरे साथ उसके कमरे तक चलोगे तुम? डॉक्टर अडायर ने सिर झुका लिया। ओ बिल, मुझसे चलने के लिए मत कहो। होप ने मेरे लिए कितनी बार पाई पकाई है। वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसे कमरे में दोबारा जाना सह नहीं पाऊंगा। एक नर्स ने कमरा खोला और अंदर आई। रेवरेंड ब्रनम, मैं चाहती हूँ कि आप यह दवा खा लें, यह आपकी उत्तेजना को नियंत्रित करेगी। बिल ने उसे एक और हटा दिया और होप के कमरे की ओर बढ़ गया। नर्स ने कहा, मैं आपके साथ चलती हूँ, और पीछे आने लगी। डॉक्टर अडायर ने पीछे से उससे कहा, बिल, यह बेहोश है। होप एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक चादर के द्वारा उसके चेहरे तक ढकी हुई बिल ने चादर उठाई। उसकी आंखें बंद थी और मुंह खुला हुआ था। उसका जिस्म इस कदर बर्बाद हो चुका था कि 1 पाउंड से भी हल्का रह गया था। बिल ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वह बहुत ठंडा व चिपचिपा सा लगा। उसके कंधों को पकड़कर उसने हल्के से हिलाया। होप, प्रिय, मुझे जवाब दो। मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे बस एक बार और नहीं बोलोगी? कोई जवाब नहीं आया, कोई हरकत नहीं हुई। ऊंची आवाज में बिल यह प्रार्थना करने लगा, खुदा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन बस एक बार और उससे मुझसे बात कर लेने दें। इससे पहले कि वे अपनी प्रार्थना समाप्त करता, होप की पलकें फड़फड़ाई और फिर खुल गई। उसने अपनी बाह उठाने की कोशिश की, परंतु वह बहुत कमजोर थी। उसके होठ हिले। बहुत हल्के से शब्दों को बोलते हुए, यह कितना आसान है, उसने कहा। तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? बिल बिस्तर पर आगे की ओर झुक गया ताकि उसे बेहतर ढंग से सुन सके। तुम्हारा क्या मतलब है, प्रिय? बिल, तुम इसी के बारे में बताते थे। तुमने इसके बारे में प्रचार किया है, पर तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है कि यह कितना खूबसूरत है। तुम किसके विषय में बात कर रही हो? मैं घर जा रही थी। वहाँ 2 लोग सफेद पोशाक में थे। एक मेरी दोनों ओर खड़े थे। हम एक रास्ते पर चलते चले जा रहे थे जिसके दोनों ओर बहुत ही खूबसूरत फूल थे और अत्यंत सुंदर खजूर के वृक्ष थे। प्यारी प्यारी चिड़ियाएं हर जगह गाती हुई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थी। वह इतना शांतिपूर्ण था। फिर मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना बहुत दूरी से, और मैं तुम्हें देखने के लिए वापस पलटी। होप ने अपने पति के पीछे उस नर्स को खड़े हुए देखा। लोइस, मैं आशा करती हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी मेरी तरह ही एक अच्छा पति मिलेगा। वह मेरे लिए कितना भला बना रहा है, इतना समझने वाला। नर्स ने अपना चेहरा रुमाल से छिपा लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। नहीं प्रिय, बिल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वह नहीं कर सका हूँ जो मैं करना चाहता था। तुमने वह सबसे अच्छा किया है, बिल ने, जो तुम कर सकते थे, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसके लिए। पर मुझे जल्दी करनी होगी, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं, कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे कहनी है। तुम जानते हो मैं क्यों जा रही हूँ, है कि नहीं? उसने कहा। उसने कहने की चेष्टा की,
परंतु अपने मुंह से शब्दों को निकाल ही न सका, सो बस सिर हिलाकर रह गया। हमें माँ की कभी सुननी नहीं चाहिए थी, होप फुसफुसा कर बोली। वे पेंटिकॉस्टल लोग सही हैं। मुझसे वायदा करो कि तुम किसी न किसी दिन उनके पास जाओगे, अपने बच्चों को उसी तरह पालोगे। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी माँ की सुननी नहीं चाहिए थी। ओह, यदि मैं बस उसे दोबारा जी सकूं, मैं फ़र्क ही करूँगा, लेकिन मैं किसी न किसी दिन उसकी भरपाई करूँगा। बिल, याद है वह राइफल जो तुम खरीदना चाहते थे और हमारे पास पर्याप्त धन ही नहीं था कि पहली अदायगी कर सकें। हाँ प्रिय, मैं जानता हूँ। मैं बहुत चाहती थी कि तुम्हें वह राइफल मिल सके, तो मैं अपनी पाई जोड़ रही थी। हफ्ते भर के कपड़ों का जो खर्च तुम मुझे देते थे, उसमें से बचा बचा कर जब तुम घर जाओ, उस फोल्डिंग पलंग के ऊपर देखना, वहां पर तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा, उसमें पैसे हैं। वायदा करो कि तुम वह राइफल खरीदोगे। उसने निगलते हुए वायदा किया, तुम्हारी खातिर मैं उसे खरीद लूंगा। एक और बात, मैं माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। याद है उस बार जब हम लोग फोर्ट वेयन गए थे और तुमने मेरे लिए स्टॉकिंग्स खरीदे थे? हाँ, मुझे याद है। बिल, तुम मेरे लिए गलत किस्म के ले आए थे। वे स्टॉकिंग बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए होते हैं। मैंने वे तुम्हारी माँ को दे दिए थे। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अचानक बिल को एक भिन्न किस्म का दर्द और चीर डालता हुआ महसूस हुआ। उस दिन अपनी लापरवाही के द्वारा उसने होप की जरूरत को कितना हल्के में लिया था। कैसे वह इतना बेपरवाह और संवेदनशील हो सकता था। उसकी वेदना अब सहने से बाहर होती जा रही थी। होप का चेहरा शांतिमय हो गया। वे वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें करीब आते हुए महसूस कर सकती हूँ। बिल, यह आसान है। यह अनमोल पवित्र आत्मा जो हमने पाया था, यह मुझे पार ले जा रहा है। वायदा करो मुझसे कि तुम मरते दम तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार करोगे। यह वास्तविक है और मृत्यु में यह अद्भुत है। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि करूँगा। होप ने किसी तरह एक कमजोर मुस्कुराहट दी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे यह वादा भी करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे। ओह होप, मैं ये वायदा नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल, हमारे पास 2 बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती कि वे मारे मारे घिसटते फिरें। कोई अच्छी मसीही लड़की ढूंढ कर उससे शादी कर लेना। कोई ऐसी जो हमारे बच्चों से प्यार कर सके और उनके लिए एक घर बना सके। ओह होप, कृपया मुझसे यह वादा मत मांगो। कृपया बिल, तुम मुझे नाखुशी में मरने नहीं दोगे। अपने हृदय को अपने सीने में से जैसे बाहर उखाड़ लिया जाता महसूस करते हुए बिल बुदबुदा कर बोला, मैं वायदा करता हूँ कि वह सबसे अच्छा करने का प्रयत्न करूँगा जो कर सकता हूँ। उससे उसके अंतिम शब्द यह थे, बिल, कार्य क्षेत्र में बने रहना। बिल ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें ऊपर वॉल्टन रिज पर ही दफनाऊंगा और यदि मैं सो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे ही बगल में लिटाया जाऊंगा और यदि यीशु मेरे मरने से पहले आ जाते हैं तो मैं युद्ध क्षेत्र में ही कहीं पवित्र आत्मा का सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँगा। उस महान दिन जब यीशु आकाश को विभाजित कर देंगे और नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आ जाएगा, मैं बिली पॉल और शेरोन को इकट्ठा कर लूँगा और हम तुमसे ईस्टर्न गेट के पास तुमसे मिलेंगे इससे पहले कि हम अंदर प्रवेश करें। होप एक अंतिम बार मुस्कुराई और उसके हाथ को दबाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि खजूर के वृक्षों के बीच उस रास्ते पर आगे बढ़ चले जो खुदा के नगर में जाता है। बिल के ख्यालों में वह हमेशा 24 की ही बनी रहेगी।